कि लिविंग ऑन माई ओन टर्म्स। मैंने जब जो चाहा है मैंने तब वो किया है। तो उस वक्त क्रिस्टल क्लियर था इतना कि मुझे इस लाइन में जाना नॉट है एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट हाँ। ऑल। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, ठीक है। बिकिनी राउंड्स को लेकर और ये कैसे कपड़े हैं और ये सब, मुझे लगता है यार ये सारी चीज़ें बड़ी सोच पे भी डिपेंड करती हैं। 22 का इलेक्शंस और मेरी जो सोशल मीडिया कैंपेन देख रहे थे वो लोग मेरे पास आए कि मैम ऐसा करते हैं, ये फोटोज ना ये हमें यहाँ से हटा देनी चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए। सी पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। वहाँ तो यार एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, ये सब चीज़ें करना, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। यार मार्केटिंग, प्लेटफॉर्म और पैकेजिंग पैकेजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति से सीखने के लिए नेता बहुत बन कुछ है। गई हो, नेता की तरह ही सवाल का जवाब घुमाने लगी हो। रिस्क जिसे लेने का हौसला हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन मेरी आज की मेहमान इस बात पर यकीन करती हैं कि बिना रिस्क के जिंदगी में कोई बड़ी कहानी नहीं बनती। जिन्होंने ऊंचाइयों की चमक को करीब से देखा लेकिन वहां ठहरना नहीं चुना, वो नाम, शोहरत और ग्लैमर की इस दुनिया में थी जहां पहुंचना लाखों का सपना होता है। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2017 का खिताब जीतकर उन्होंने खुद को स्थापित किया, लेकिन असल कहानी वहां से शुरू होती है जब उन्होंने कंफर्ट रास्तों को छोड़कर बार बार जिंदगी में रिस्क लेने का फैसला लिया। एक ऐसी पर्सनालिटी जो हर बार खुद को री इन्वेंट करती रही, ग्लैमर से निकलकर ग्राउंड रियलिटी पर काम किया, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं के साथ खड़े होना, सामाजिक तौर पर कई तरह के स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना और फिर एक नए चैलेंज के साथ पॉलिटिक्स में एंट्री। ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि चॉइस की, करेज की और बार बार खुद को चुनने की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल प्रोग्राम छाप, जिसमें आज मेरी मेहमान हैं क्राउन से कन्विक्शन तक का सफर करने वाली अनुकृति गुसाई रावत। आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो, और साथ ही बधाइयां भी, जुड़वा बच्चों का आगमन घर में हुआ है। बहुत धन्यवाद रेनू आपका मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने का, और थैंक यू बच्चों की बधाई के लिए भी। मदरहुड कैसा है, चल रहा है? मदरहुड बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, लेकिन मैं कहूंगी कि ब्यूटीफुल है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो लोग मदरहुड में हैं या मदरहुड के फेज में हैं वो समझते होंगे कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट मुझे लगता है कि सी अपार्ट फ्रॉम जितने भी चैलेंजेस हैं, सबको पता है इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। और जब ट्विन्स होते हैं तो थोड़े से चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। ये तो डबल द जॉय एंड डबल एवरीथिंग इज डबल। पर बहुत खुशी होती है व्हेन यू गो होम और दो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे दे स्माइल एट यू, यू फॉरगेट एवरी डैम थिंग। तो मुझे लगता है बड़ा खूबसूरत है जो भी है। भगवान ने महिलाओं को ऐसा बनाया है, हमें ऐसा बनाया है कि हम जिंदगी की खूबसूरत, सबसे खूबसूरत चीज जो है वो क्रिएशन है, और हम उस क्रिएशन को कर पाते हैं, एक नए जीवन को इस दुनिया में ला पाते हैं। मैं सोचती हूँ इससे ज्यादा ब्यूटीफुल तो कुछ और नहीं हो सकता। सो आई हैव लिव्ड दैट फेज एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। तो अनुकृति को बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है चीजों को? वेल मैं तो अभी खैर बैलेंस करने वाले फेज में ही नहीं थी। अभी तो मैंने जब तय किया रेनू कि मुझे मदरहुड करना है या मुझे आई वांट टू हैव किड्स, तो मैंने डिसाइड किया और मैंने वो जो टाइम है स्पेसिफिकली अपने बच्चों के लिए, अपने इस पूरे फेज को कम्प्लीटली डेडिकेट किया। क्योंकि तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि कुछ गैप हो रहा है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल थॉट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप चूज करते हो। और रेनू मैं हमेशा से बड़ी स्पेसिफिक रही हूँ इस बात में कि लिविंग ऑन माई ओन टर्म्स। मैंने जब जो चाहा है मैंने तब वो किया है। तो जिस अनुकृति को लोग आज जानते हैं, लेकिन उसका जो पिछला जो पिछले जो साल रहे हैं, एक बहुत स्ट्रगल भी रहा है, एक जो बैकग्राउंड जिसको उन्होंने खुद बनाया है, उस फेज में अगर जाएं तो छोटे से शहर से निकलकर वो ग्लोबल आइकन जो अनुकृति बनी, वो जर्नी कैसी थी? मुझे लगता है कि जब भी आप किसी छोटी सी जगह से आते हो या किसी छोटे से शहर से आते हो, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपने मुझे इंटरव्यू पूछा कि आप यहाँ से आते हो, तो कहीं ना कहीं समवेयर इनसाइड यू फील कि अरे यार पता नहीं, मतलब देयर इज संकोच जिसे कहते हैं, वो जरूर रहता है। पर मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा लगे कि संकोच है, ये सब चीजें मायने नहीं रखती। व्हाट मैटर्स कि आपका दिल कितना बड़ा है, आपका कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम लैंसडाउन, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी जिंदगी में मिस इंडिया बन जाऊंगी या फिर भारत का प्रतिनिधित्व करूंगी। क्योंकि जब मैं लैंसडाउन में पढ़ती थी,
आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्टूडियस, पढ़ाई में बिल्कुल फोकस लड़की, और बहुत अपनी अपने जिले की टॉपर रही हूँ मैं 12th में, अपने स्कूल की टॉपर रही हूँ। और मैं पढ़ने में मतलब वो बच्चे नहीं होते बिल्कुल पढ़ाकू टाइप के, जो मुझे जानते होंगे अच्छा। या जो मेरे स्कूल में अगर इस प्रोग्राम को देखेंगे, दिल नो कि हाँ अनुकृति बिल्कुल पढ़ाकू बच्ची। तो उस वक्त क्रिस्टल क्लियर था इतना कि मुझे इस लाइन में जाना नॉट है एट या? ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हाँ। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, ठीक है। सो आई हैड नो क्लू कि मैं कभी जिंदगी में ग्लैमर में चली जाऊंगी, क्योंकि रीनू आई मीन थिंक अबाउट इट कि आप लैंसडाउन हाँ, जैसी एग्जैक्टली टाउन में, ऐसा कौन सोचता है यार। यही पॉइंट सबसे ज्यादा क्लिक करता है बार बार कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं कि आप टीचर बनोगे, हाँ डॉक्टर बनोगे, अगर आप हाँ अच्छा प्रिविलेज बैकग्राउंड से है फिर भी आप डॉक्टर बनने हाँ, को, यस लेकिन यस। पहाड़ में उस ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री करना। आई थिंक मुझे लगता है कि व्हेन यू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स, नो, हम्म। तो मेरे लिए भी ऐसे ही था कि व्हेन आई टोल्ड माय मम्मा, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, एंड देन आई वाज इन सेकंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी, तो मैंने उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन मिस इंडिया के लिए हो गया। सो माय मम इवन उनको भी नहीं मालूम था कि ये क्या बोल रही है, मतलब रियलिटी ये है। अभी आज तो खैर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि पेरेंट्स अब बहुत समझने लगे हैं, काफी अवेयरनेस आ गई। तो 2013 में तो उन्हें भी नहीं मालूम था कि क्या होता है, ये क्या क्या बोल रही है, कि क्या करना है, दिल्ली जाना है। सो दे वर आल्सो नॉट श्योर कि क्या बोल रही है, बट आई वाज श्योर। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक राउंड देहरादून में होगा, फिर आपको दिल्ली आना है। उस समय, अब तो खैर ये स्टेट वाइज होने लग गया, पहले जोन्स होते थे, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। सो नॉर्थ जोन होना था, उसका जो फिनाले होता था वो दिल्ली में होता था। वी वेंट टू दिल्ली। तो जब मैं दिल्ली गई, मुझे आज भी याद है, देयर वर सो मेनी ब्यूटीफुल, अशोका होटल था, देयर वर सो मेनी ब्यूटीफुल वुमेन, इतनी सुंदर खूबसूरत लड़कियां, दे वर ऑल स्टैंडिंग इन द क्यू। एंड जब मैं अंदर गई तो मैंने उनको देखा, मैं जैसे जो संकोच की बात मैंने तुमसे कही, मैं बिल्कुल लैंसडाउन से आई हुई लड़की एंड इंजीनियर, और मतलब मैं तो बहुत कभी भी इतनी ग्लैमरस और फैंसी नहीं रही। बट देन आई सॉ देम द गुड 6 इंचेस हील्स, और बिल्कुल उनका मेकअप आर्टिस्ट है उनके साथ, एंड दे वर वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि क्योंकि वो लोगों ने शायद उसको इमेजिन किया होगा, प्लानिंग करी होगी, एंड दे वर सो मच प्रिपेयर्ड अबाउट इट। तो जब मैं गई तो एक संकोच जरूर था, जब मैंने एंटर किया मैंने सोचा यार ये तो होगा या नहीं होगा। बट देन माई मम टोल्ड मी, होगा कि नहीं होगा ये एक दूसरी बात है, लेकिन जब तुम अंदर जाओगे, जब तुम उस मंच पे खड़े हो, तो अपना 100% देना है। एंड दैट इज द ओनली थॉट जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि कुछ भी करो उसमें अपना 100% दो। बट देन मैं टॉप 20 में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वो पैजेंट हुआ, आई बिकेम मिस इंडिया दिल्ली, नॉर्थ जोन जीती। एंड देन आई वेंट टू मुंबई, और फिर सब नेशनल पैजेंट हुआ, वेंट टू इंटरनेशनल पैजेंट, वो सब तो फिर कहानी है। तो आई थिंक जब मैं इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करी थी, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कहीं ना कहीं अपने स्टेट का एक एलिमेंट लेके जाना है। और जब जब आप मिस इंडिया में हो तो तब तो एक टैलेंट राउंड होता ही है। देन आल्सो आई फील कि नहीं यार, मैं उत्तराखंड का कुछ ले जाऊंगी। सो मुझे याद है मैंने नरेंद्र सिंह नेगी जी से कॉल पे बात करी थी, एंड ही टॉट मी दिस घुघुती घुरौन लगी गाना है जो हमारा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अच्छा गाती हूँ बुरा गाती हूँ डज नॉट मैटर, बट आई वुड लाइक टू पुट अप माई स्टेट ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म। और मैं इवन जब मैं इंटरनेशनल गई, आई पुट दैट अप, मैं यहाँ से वो सब सीख कर अपना कल्चरल यूनिफॉर्म जो हमारी हमारी जो क्या बोलते हैं कल्चरल ड्रेस है वो लेकर, ये जो हमारे प्रदेश की छाप है, तो उसको लेके मुझे लगता था कि मैं नेशनल इंटरनेशनली जाऊँ। तो सडनली जब ये चूज किया कि पैजेंट में जाना है, तो रिएक्शंस कैसे थे आसपास घर में? स्टार्टिंग से सब सपोर्टिव थे या फिर कुछ? यार देखो, वेरी वेरी ट्रू यार रीनू, क्योंकि जो हमारे घर में लोग हैं जैसे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को तो आइडियली पहाड़ में यार किसको पता होता है मिस इंडिया बनना क्या है। मतलब जनरली वैसे पता रहा होगा, मतलब मुझे नहीं पता, पर मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था। तो उनका थॉट तो कुछ नहीं था ये, उनको तो मैंने इंजीनियरिंग करी थी, उन्हें लगता था ये इंजीनियर बन जाएगी, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है तो चलो आईएएस बन जाएगी, जो जनरली एक घर के लोगों का थॉट होता है। मुझे लगता है जिस एज में आपने शुरू किया तब शायद आप उतनी मैच्योर ना रही हो, एब्सोल्युटली लेकिन नॉट। आज जब इतना लंबा एक अनुभव आपके पास है, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, अब कैसे देखते हो उसको? क्या वो सिर्फ जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, क्या वो सिर्फ इसको एक ब्यूटी की तरीके से देखें, सिर्फ इसलिए कि बोल्डनेस आपको शो करनी होती है? क्या समझे इस चीज को? देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये एक्चुअली। जब भी आप ब्यूटी पैजेंट्स की बात करते हो ना, एक तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देयर टू डिफरेंट सेगमेंट्स। हम मॉडलिंग की बात करते हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट ब्यूटी पैजेंट्स। जब हम ब्यूटी क्वींस की बात करते हैं, सो इट इज जस्ट नॉट अबाउट कि आप कैसी दिखती हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे बात करती हैं, आप क्या सोच रखती हैं,
एवरीथिंग मैटर्स। और मुझे लगता है कि जो जब आप मिस इंडियाज आपने देखी होंगी, जब चुन के आती हैं या आप इंटरनेशनली जाते हैं, तो सिर्फ आपकी सुंदरता के बेसिस पे आपको नहीं भेज सकते। आपकी पूरी पर्सनालिटी कैसी है, इफ यू आर यू ब्यूटी विद ब्रेन्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन आंसर्स राउंड होते हैं, टैलेंट राउंड होते हैं, व्हेन यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ ऑन स्टेज, तो वो सब चीजें कंसिडर की जाती हैं। और जैसे जो आपने कहा कि क्या कपड़े पहनते हैं, ये बड़ा कैसे बताऊं मैं, एक टैबू टाइप का टॉपिक है। और मतलब आई विल टॉक अबाउट इट आल्सो। जब मैंने इलेक्शंस भी फाइट करे तभी भी एक के टॉपिक आया था कि अरे बिकिनी राउंड्स को लेकर और ये कैसे कपड़े हैं और ये सब। मुझे लगता है यार ये सारी चीजें बड़ी सोच पे भी डिपेंड करती हैं कि अगर हम एक ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां हम पैजेंट्री के एक जो नॉर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो उसके नाउंस हैं, उसके बेसिस पे एक जजमेंट करके एक लड़की को चुनते हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करे, तो उसके लिए सोचो ना कितनी ज्यादा फिल्टरिंग, कितनी ज्यादा स्क्रीनिंग की जाती होगी। सो आई थिंक वो सब चीजें कोई बुरी नहीं है। मुझे लगता है कई बार ये सवाल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी पूछा गया है कि क्या उस पेजेंट में इस पार्ट को रखना जरूरी लगता है, रखना चाहिए, नहीं, क्या रिक्वायर्ड है वो? हाँ, कई बार मैंने इसलिए कभी बहुत बार डिबेटेबल रहा है कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना, इज इट ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार वुमेन हर एक रूप में खूबसूरत है। एक औरत हर तरीके से खूबसूरत है और उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम ऑब्जेक्टिफाई करना तो ये है कि नहीं, औरत को सिर्फ ये पहनना चाहिए, औरत को सिर्फ ये करना चाहिए, देन यू आर रिस्ट्रिक्टिंग अ वुमन। दिस पैजेंट्री, जब हम ब्यूटी क्वीन पैजेंट्री की बात कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट ओपन माइंड्स। देखो से नो, हर एक चीज आपके दिमाग से, नथिंग इज गुड और बैड, योर थिंकिंग मेक्स इट सो। कभी ये जब आप लौटे या उसके बाद बहुत सारे फोटोज और ये सब वायरल, कभी ऐसा रहा कि किसी ने कुछ इस चीज को लेके कमेंट किया किसी तरीके का, ये कहा हो? बहुत। मैं तो जिस समय, और जब बात पहले कहते नहीं कहते, पर जब आप राजनीति में आ जाते हो तो तब वो तो चीजें ज्यादा। हाँ, बहुत। मेरी इलेक्शन में फाइट करी थी और 22 का इलेक्शंस, और मेरी जो सोशल मीडिया कैंपेन देख रहे थे वो लोग मेरे पास आए कि मैम ऐसा करते हैं, ये फोटोज ना, ये हमें यहाँ से हटा देनी चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, इस फोटो के करना चाहिए। मैंने लिसन, आई हैव represented my country and I would value every moment, every picture, everything। ये सब मेरे मेडल्स हैं। अब अगर कोई व्यक्ति उसको एक गलत सोच की तरफ देखे, तो उस सोच को ही तो बदलने के लिए हम इस सिस्टम में आए हैं। अगर एक सोच को अगर हम पनपाते रहे, उसी को हम पॉलिश करते रहे कि नहीं 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 ये थॉट अच्छा है, कि नहीं नहीं औरत का एक मतलब एक स्ट्रक्चर बना दिया या एक डिजाइन बना दिया या एक सोच रख ली कि वुमेन शुड बी लाइक दिस एंड दिस, तो तुम महिला को या किसी एक औरत को एक कांच के अंदर या एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं, ढांचे में नहीं सेट कर सकते ना। लेकिन ऐसा लगता है कि क्योंकि वो आपका अचीवमेंट था, तब आपको आइडिया नहीं था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगी या नहीं आएंगी? ऑब्वियसली तब मुझे ऑब्वियसली नहीं था। अब ऐसा फील होता है कि कुछ जो चीजें हैं उसको फिर एक तरीके से उसका गलत नैरेटिव एक तरह से सेट कर देखो यार, हर्ट करती है फिर वो चीजें। नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे लगता है कि आई एम ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ इट, और मैं हमेशा बहुत प्राउड रहूंगी इस बात पे कि मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यार एक बात सोचो यार, जो लोग टेनिस खेलने जाते हैं, तुम तो कल अगर वो राजनीति आएंगे, तुम उनकी टेनिस की फोटो उठा के उसको सी, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। वहां तो यार एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, ये सब चीजें करना, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। और मुझे कोई अच्छा बुरा उस पर लगता नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं उसको ज्यादा इसलिए मुझे कुछ बात नहीं लगती, क्योंकि वो मेरा अचीवमेंट है, वो मेरे उत्तराखंड का अचीवमेंट है, वो मेरे देश का अचीवमेंट है, जहां भारत की एक बेटी ने जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। पहाड़ से जब एक बेटी निकल रही थी, या मैं कहूँ वो पहाड़ का जो जीवन रहा, कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस किए? कभी ऐसा लगा कि आसपास ही, घर में ना सही, आसपास लगा कि एक लड़की वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है? हाँ यार, that's a brutal, वो एग्जांपल कुछ जो फील, that's a brutal reality obviously, क्योंकि अब आई डोंट नो, अब तो खैर मे बी थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, बट तब तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। और मुझे लगता था कि एक एक्सपोजर की जो कमी इनिशियल स्टेज में मैंने फेस करी, आई हैव नो, मतलब उसमें मैं आई वुड नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग की कोई शॉर्टेज मैं उसको कहूंगी, कम्युनिकेशन की कमी हमारी बेटियों को बहुत ज्यादा रहती है। देखो हिंदी बोलने में भी कई बार क्या हमारा डिक्शन बहुत क्लियर नहीं रहता, बिल्कुल ठीक है ना, तो उस डिक्शन में इंग्लिश तो चलो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी, तो वो सब चीजों पे कोई कभी काम नहीं करता। सरप्राइज करने वाली चीजें जब अनुकृति जब बन के आ रही थी, जब उसको वेलकम किया जा रहा था, मैंने एक किस्सा सुना था आपका कि जब आपके फोटोज अखबार में छपे
तो शायद फादर ने रेलवे स्टेशन पे या वहाँ पे आप न्यूज़पेपर पकड़ा और उसमें वो फोटो जो ओह पहने, या तो वो मोमेंट आई पेरेंट्स थिंक के वो लिए। बड़ा, यस, आई वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो हम दिल्ली से कोटद्वार के लिए आ रहे थे आफ्टर आई बिकम मिस नॉर्थ इंडिया। तो रेड लाइट पे गाड़ी रुकी। तो जब रेड लाइट पे काफी देर रुके थे तो शीशे वीशे खोल गए, क्योंकि क्या है, पहाड़ वाले लोगों को बहुत ज्यादा एसी पसंद नहीं होता है टेक्निकली। अब मुझे नहीं पता, बट मोस्टली मेरे पेरेंट्स को तो नहीं पसंद था कि नहीं नहीं यार इतना एसी नहीं हमें पसंद है। तो जब अपने शीशा नीचे किया तो जब साइड में इधर बहुत सारे अखबार जो लगे होते हैं, बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया का इवेंट है, बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड का इवेंट होता है। ऑल द न्यूज़पेपर हैड माय पिक्चर, फ्रंट पेपर पिक्चर। तो नीचे जाके देखा, माय फादर एंड माय मॉम, एंड दे वर लाइक ओह दिस इज अनु। तो हमने इतने सारे न्यूज़पेपर खरीद लिए ना, सारे न्यूज़पेपर खरीद के गाड़ी में रखे हुए हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी इमोशनल। और वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट भी था, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि मेरे दोनों पेरेंट्स वर लाइक ऑलमोस्ट टेरी। और जब हम कोटद्वार पहुंचे तो कोटद्वार में बहुत सारे लोगों ने हमारा बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत किया। उत्तराखंड में फिर अलग अलग जगह पे स्वागत हो रहा था, पीपल वर कॉलिंग अस टू डिफरेंट प्लेसेस। बट आई थिंक वो एक उस दिन, मतलब उस मोमेंट मुझे रियलाइज हो कि वो वाओ मैंने कुछ अच्छा अचीव किया है। एक बहुत अच्छे फेज में आप थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। सडनली फिर चेंज कैसे सोचा कि आप आके जो है महिलाओं के लिए काम करना है, ये थॉट कैसे आया फिर? रेनू, पता क्या है, जब आप मिस इंडिया के लिए और पेजेंट्री में काम करते हो ना, पेजेंट्री की खूबसूरती है वहाँ पे हमेशा यू विल बी अ ब्यूटी विद अ पर्पस, जिसको हम कहते हैं। एंड आपने जब विनिंग आंसर्स कभी सुने होंगे और ब्यूटी क्वींस, व्हाट डू दे से कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं अगर ये क्राउन जीत जाऊंगी तो मैं फीमेल्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, या मैं XYZ दिस सेगमेंट में, सोसाइटी के सेगमेंट में काम करना चाहती हूँ। तो ये जो थॉट है कि खुद के लिए आप करो, लेकिन उसके बाद जब मैं वापस अपनी कम्युनिटी में गई, कोटद्वार लैंसडाउन की महिलाओं को जो मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया, व्हेन वी स्टार्टेड आवर NGO प्रोग्राम्स, और जो उनकी खुशी देखी ना, एंड जो अचीवमेंट्स वो है ना, वो अचीवमेंट्स आपको कहीं और नहीं मिलते, बिकॉज वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन का वो जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, वो कहीं और ढूंढ के भी नहीं मिल सकता। मोस्टली होता क्या है, जो ब्यूटी पेजेंट जब भी होते हैं उसमें से जो निकल के आते हैं वो आपके फिल्म इंडस्ट्री का ही रुख करते हैं, मोस्टली यही हमने देखा है। ऑब्वियसली यस। तो आप कुछ नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कोई रुख नहीं था या देखो, ऐसा नहीं होता कि नहीं था। जब इनिशियली मैं पैजेंट्री में गई तो ड्यूरिंग द पैजेंट ऑल्सो ऐसा होता है कि बहुत सारी कास्टिंग डायरेक्टर्स, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, दे कम टू द पैजेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन दे हायर यू ऑल्सो। बट माई थॉट वॉज नॉट वेरी मच अलाइंड विद कि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अच्छा बुरा है। देखो, एवरीथिंग, मैंने जैसे पहले भी कहा रेनू, nothing is good or bad, your thinking makes it so. You have to choose कि मुझे ये सूट करता है कि नहीं करता है। आपको अपने टर्म्स, अपनी कंडीशंस में अगर जिंदगी जीनी है, then you have to be very bold and decisive कि भाई मुझे ये करना है या नहीं करना है। जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत वैल्यू करती हूँ, क्योंकि बहुत टफ है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी इंडस्ट्री है। जो लोग दूसरी इंडस्ट्री में, मीडिया में काम कर रहे हैं, बहुत टफ है। एवरी फील्ड इज वेरी डिफिकल्ट, हर फील्ड की अपनी अपनी चैलेंजेस हैं, सो आपको चूज करना होता है। सो व्हेन आई वाज देयर वर ऑफर्स, मैंने ऑडिशंस भी करे, एंड आई फाइनलाइज कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स आल्सो। बट देन कई बार किस्मत होती है। आई बिलीव इन फेट। जब डेस्टिनी और फेट अलाइंड होते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। माई फेट, माई डेस्टिनी वॉज अलाइंड कि मैं उत्तराखंड में आके उत्तराखंड की महिलाओं के लिए काम करूँ। तो स्पेसिफिक कुछ सोचा था हमेशा से कि मैं इस फ्रेम में महिलाओं के साथ काम करना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत लंबा टाइम हो गया उनके साथ काम करते हैं, वो क्या चीज़ थी जो क्लिक कर रही थी कि नहीं, इनके साथ अगर इस तरीके का काम किया जाए तो शायद कुछ चेंज हो, या वो कौन सी चीज़ें जो महसूस हो रही थी कि इस चीज़ की कमी है यहाँ पर? जब मैंने कोटद्वार में अपने प्रोजेक्ट शुरू किए तो हमारे हम फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग कराते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग 4-5 महीने पूरे करने के बाद एक फाइनल, जब उनका कंक्लूसिव एक इवेंट रखते थे, तो उस कंक्लूसिव इवेंट में मैंने फैशन शोज कराने शुरू किए। सी अगेन आई एम सेइंग, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें, इसका दिमाग खराब हो गया, ये तो अब इनको व्हाटएवर, लाइक यू नो हाउ इट इज। सो ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। तो मैंने उन सारी जितनी हमारी वो श्रमिक महिलाएं थी, या जो हमारी बेचारी, मतलब जो भी अब गरीब तबके से महिलाएं आती, उनको हमने जब फैशन शो के माध्यम से, दे वर वॉकिंग द रैंप, तुम देखती रेनू, दे वर सो कॉन्फिडेंट। वो उनके अंदर जो वो आत्मविश्वास था ना, वो देखने लायक था। उसके बाद जब उन्होंने अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिए, किसी ने अपनी सिलाई की दुकान खोल ली, किसी ने कुछ बुनाई वाली चीजें घर से शुरू कर दी, किसी ने अपने अचार पापड़ के सेंटर शुरू कर दिए। आई थिंक वो जो उनके अंदर आत्मविश्वास आया है,
और जब मैं वापस जाती हूँ एंड व्हेन आई मीट देम, और जो मुझसे कहते हैं कि मैडम आपको याद है, आपको याद है हम आपके इस वाले उसमें थे और अब मैंने दीदी ये शुरू कर दिया और अब मैं ये करने लगी हूँ, मैंने पार्लर का काम पकड़ लिया। आई थिंक दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। यानी कि कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग जो हम बोलते हैं जिसमें फीमेल हमें दिखती है, बहुत कम दिखती है, स्पेशली अब शहर की बात नहीं, अगर हम रूरल में या बात करें, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर आप नहीं हो तो वो डिसीजन में इफेक्ट करती है। एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली रेनू, एब्सोल्युटली करता है। मेरा मतलब मेरे सेंटर में कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बट आई विल टेल यू वन। तो एक महिला थी, वो मेरे पास आई, तो हम लोग जब सेंटर विजिट में थे, शी टोल्ड मी कि मैंने कहा अब आपको हमारे यहाँ इतने समय काम करके अब आप हमारे यहाँ से सीख के हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी करा दी, कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस जो है, जो हमारे बाकी नए ट्रेनीज हैं उनके साथ साझा करो। शी सेड कि मुझे आपको दीदी मैं एक बात बताऊंगी, जब मतलब हमसे पहले जब वो किसी मेले में गई एंड शी वांटेड टू बाय अ पर्टिकुलर सूट, ठीक है, तो शी लाइक मैंने 10 बार मुझे सोचना पड़ा कि यार मैं इनको बोलूं कि ये मैं ले लूं, फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, फिर मैं थोड़ा आगे, फिर मैं सोचा बोलूं, लेकिन कह रही दीदी आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं जाती हूँ तो अपनी मर्जी से मैं जो है वो मैं खरीद पाती हूँ। स्मॉल थिंग, मतलब बेसिक सी चीज, उनके लिए बहुत बड़ी लेकिन बात। उसके उसने उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया एंड देन ऑब्वियसली दोनों चीजें हैं, देखो व्हेन शी स्टार्टेड अर्निंग तो वो अपनी फैमिली में भी कंट्रीब्यूट करने लगी। अभी कितनी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं? 60,000 तो मैं यस, उसके आसपास महिलाएं जो हमारे साथ काम करती हैं। उनके प्रोडक्ट के लिए भी मार्केट तैयार करवाया। हाँ, लेकिन उनको पता है क्या था, अगर आप रियलाइज करोगी ना, मोस्टली क्या होता था कि एनजीओ ट्रेनिंग करा रहे हैं उसका भूल जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा ना, जो प्रोडक्ट वो बनाएं उसको एक ऐसा मार्केट मिले जहाँ से वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ पे वो लोग उसको खरीद भी पाए। जैसे उत्तराखंड के अंदर लेट्स टॉक अबाउट पौड़ी, पौड़ी में भीमल का रेशा बहुत होता था, तो हम लोगों ने भीमल की टोकरियां, चप्पलें, प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करे। उस भीमल के रेशे को हम लोग ने येलो हिल्स के माध्यम से ऑनलाइन बेचना भी शुरू किया, अलग अलग जगह हमने प्लेस करना शुरू किया, वेबसाइट्स बनाई, शॉप्स में रखना शुरू किया, B2B करना शुरू किया। तो जब लोग उसे परचेज करने लगे, क्योंकि क्या है जो बाहर से लोग आते हैं दे डू नॉट नो, भीमल के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, बट उन प्रोडक्ट्स को अभी भी, और मुझे लगता है अभी तो बहुत कम हमने काम किया इसमें, और मुझे उसकी पहचान के लिए भी काम करना है। तो जब पहली बार वहां पे देखा कि महिलाएं प्रोडक्ट तो बना रही हैं, कौन सी कमी उस वक्त क्लिक करी दिमाग में कि क्या कमी लग रही है इसमें? यार मार्केटिंग, प्लेटफॉर्म और पैकेजिंग एक बड़ा, पैकेजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि तुम अगर देखोगी तो जैसे हमारे यहाँ मेले लगते हैं ना, मेले में बहुत सारी महिलाएं हमारी अभी भी आती हैं और छोटे छोटे जो स्वयं सहायता समूह हैं वो अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो प्लास्टिक के पैकेट्स में है, ऐसी है, तो उससे क्या होता है तो वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन जब हम भी कभी मार्केट में जाते हैं एज ए कंज्यूमर, तो हम क्या देखते हैं कि द पैकेजिंग हैज टू बी अट्रैक्टिव। तो उस पार्ट पे हमने बहुत काम किया कि उसकी पैकेजिंग को, उसके लुक एंड फील को हम अच्छा बनाएं। तो मार्केट को एनालिसिस किया कि रिस्पॉन्ड किस तरीके का मिलने लगा? फिर सी डिफरेंस क्या? एब्सोल्युटली, लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर तो मैंने ये देखा कि जब लोग बाहर से आते हैं ना, उत्तराखंड जब आप आते हो तो उत्तराखंड में अभी तक मुझे ऐसा लगता है हम ऐसा सुविनियर नहीं बना पाए कि जो यहाँ से लोग परचेज करके ले जाएं। बहुत लोगों ने कोशिश करी, हमने भी कोशिश करी कि लोगों ने बीच में काम किया था हेम्प के शॉल्स और ये सब, बट अभी भी वी आर नॉट एबल टू पुट इट इन अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसे मार्केट में नहीं लेके आ पाए या ब्रांडिंग ऐसे नहीं कर पाए। तो उस पे मेरा प्रोसेस थॉट था कि अगर जब लोग उत्तराखंड आए तो उत्तराखंड से विमेन हैंडमेड जो सामान है वो लेके जाएं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड लेके जाएं, क्योंकि पहाड़ में उगने वाली चीजों की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। चाहे वो हल्दी उगा रहे हैं हम, या हम झंगोरा उगा रहे हैं, कोदा उगा रहे हैं, जो हमारे ये मिलेट्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, हेल्थ बेनिफिट्स इंटरनेशनली अक्लेम्ड है रेनू। तो उन सब चीजों को पहचान दिलाने के लिए मेरी कोशिश थी कि हम उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाएं जहां लोग उसको एज अ सुविनियर ले जाएं और बार बार आए। मैंने ये भी देखा कि दिवाली हो या रक्षाबंधन हो, उसमें कुछ वो राखियां बनवाना या दिवाली से रिलेटेड कुछ डिजाइन देना, उनको कैसे करते? उनकी सेल का क्या तरीका है? कोई वेबसाइट के ऑनलाइन भी करते हैं? ऑनलाइन yellowhills.in वेबसाइट पे हम सेल करते ही हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग, जैसे राखी पे तो खैर हम, ये तो मेरी संस्था की जो बहनी थी उनका थॉट था कि दीदी हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि राखी तो हम फेंक देते ना, कई बार राखी बांधी है उसको प्लास्टिक वाली होती है तो दे थ्रो इट, इवन कह रहे उस राखी को फेंक दो तो उसमें बीज, सीड राखी हमने बनाई, तो वो कहीं पे भी डिस्पोज अगर कर दी तो उसमें बीज होता है, तो उसको वो कहते हैं राखी के बाद कुछ टाइम बाद अगर आप निकाल दो तो एक गमले में डाल दो, उसमें वो बीज उग के, चाहे वो क्या बोलते हैं, गुलाब का पौधा उग के आ जाता है, गुड़हल आ जाता है, तो वो सब चीजें हम, ये आइडिया उन्होंने शेयर किया। यस, और आपने उसको फिर यस हमने इम्प्लीमेंट किया, और ऐसा मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे, नेचर के लिए भी बड़ा एक सुंदर तरीका था। अभी क्या और प्लानिंग है करने की वहां पर महिलाओं के साथ?
रेनू, आई थिंक अब हम लोग कोशिश करें वही, पहले हम उसको और पॉलिश करें, क्योंकि जिस तरीके से हम मार्केट्स को अप्रोच करें, आई थिंक मुझे अभी और इसमें काम करना है कि हम इसको ब्रॉडर मार्केट्स तक ले जाएं, ताकि जो सस्टेनेबिलिटी है हमारे सामानों की, हमारे प्रोडक्ट्स की, वो बनी रहे। स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी और भी संस्थान हैं उत्तराखंड के अंदर जो लोग इस पे काम कर रही हैं, बट मेरा मेन फोकस ये है कि जो फीमेल कैसे कहूँ, देखो हमारे यहाँ तो पहाड़ के अंदर भी जो खेती करती हैं, जो फार्मर्स हैं, फीमेल्स हैं, तुमने तो बहुत क्लोजली इस चीज को देखा भी है कि गांव में खेती करने वाली मैक्सिमम महिलाएं हैं। तो जो वो अनाज उगा रही हैं, जितना भी वो प्रोडक्ट बना रही हैं, उस प्रोडक्ट को हम मार्केट कर पाए। लेकिन मैं एक चैलेंज जो है कुछ सालों से जो फेस कर रही हूँ, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कोदा, झंगोरा, राजमा, ये लोग खेती ही बहुत कम कर रहे हैं। तो जैसे मुझे अगर क्विंटल्स में चाहिए होता है तो भाई 5-6 क्विंटल राजमा, जोशीमठ का राजमा मिला, हरसिल की मिली, उसके बाद अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उस चीज के लिए मुझे लगता है कि हमें अभी बेस पे काम करने की जरूरत है। तो जो नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम है वो यही है कि लोगों को प्रेरित करें कि वो एक सामूहिक खेती करें। तो मैंने बीच में भी लैंसडाउन में भी मैंने कोशिश करी थी कि क्यूमुलेटिव फोकस करके हम लोग एक सामूहिक खेती करें। माना गांव, एक पर्टिकुलर गांव है, उस गांव में हल्दी अच्छी होती है, तो जो जितने जो खेत हैं, जो सारे, सब में हम क्या करें, सिर्फ हल्दी लगाएं। तो उससे क्या होगा कि जब आप परचेज करने जा रहे हो या कोई भी परचेज कर रहा है, तो उस गांव को, हल्दी के गांव से पूरी पूरी आप परचेज कर सकते हैं। तो उसकी क्वांटिटी अच्छी मिलेगी। झंगोरा लगा रहे हैं तो झंगोरा लगाएं, जो जोशीमठ राजमा लगाते हैं तो सिर्फ राजमा लगाए। उसमें क्या हो रहा है, लोग खेती कम छोटे छोटे अपने अपने लिए कर रहे हैं, तो वो मार्केट स्केल के लिए तो हो ही नहीं पा रहा है। तो वो एनकरेजमेंट, वो प्रोग्राम्स अभी मुझे लॉन्च करने की जरूरत है। मतलब आई कैन ट्राई। जैसे जब महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं तो चाहे उनकी पैकेजिंग पे, उनके प्रोडक्ट्स को की पैकेजिंग की बात हो, या यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशंस किस तरह की है उसको समझना कि कहाँ पे, ये सब समझने में खुद रिसर्च किया या फिर किसी ने मदद भी करी चीज़ों को समझाने की? क्योंकि अमूमन देखिए हम बच्चे जो होते हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो एक बहुत लंबा गैप हो जाता है कई बार, हम खेती से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। दैट्स ट्रू, ट्रू। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है रेनू, इवन हम कितने भी बाहर पढ़ने जाएं या कितना भी बाहर रहें, लेकिन जो हमारे बचपन है या जो हमारी कोर वैल्यूज हैं, वो तो हम नहीं भूल सकते ना। जो हमने बचपन से देखा है वो तो आपको हमेशा याद रहता है। लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि रिवर्स, जो मैं वापस आके मैंने उत्तराखंड के अंदर काम करना शुरू किया, तो मैंने बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर जाके काम करना शुरू किया। जब मैं कोटद्वार गई तो मैंने कोटद्वार की बहनों को बिल्कुल, चाहे भाबर क्षेत्र से लेके हर जगह, अब क्या है, अवेयरनेस, ये सब प्रोग्राम, देखो बहुत सारा अभी काम है जो हर स्तर पर करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस की ये खेती मेरे ब्लॉक के अंदर हो सकती है। जयरिखाल ब्लॉक जो है जैविक ब्लॉक है, जो भी उस ब्लॉक के अंदर होगा वो जैविक ब्लॉक बना हुआ है। तो ये अवेयरनेस कि हम जैविक वहां उगा ही सकते हैं। किसी खेत को जैविक करने के लिए 3 साल का समय चाहिए होता है। वो सब बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग समझे और अगर उसे करेंगे। मैंने जैविक में भी बहुत काम करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे लगता है अभी और स्कोप है, अभी और सारी चीजें हैं जो हमें करनी है, पर सबसे जरूरी है अवेयरनेस। देहरादून में रहना होता है आपका, तो कितना समय दे पाती हैं वहाँ पर यार जाने? अभी तो बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के वजह से तो अभी मैं कुछ समय तो यहीं थी, लेकिन मोस्टली तो मैं कोटद्वार में रहती हूँ, लैंसडाउन में रहती हूँ, समखाल में मेरा घर है, वहाँ रहती हूँ, डेराखाल मेरा घर है, वहाँ रहती हूँ, और कोटद्वार में अपना घर है, वहाँ रहती हूँ मोस्टली। मतलब अभी लास्ट ये अभी प्रेगनेंसी से पहले तो मेरा बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा टाइम वहीं स्पेंड होता है, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी है, मेरा घर भी है, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर मुझे कुछ करना है। और देखो मैं इस बात को बड़े फर्मली मानती हूँ रेनू, कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, कहीं पहुंचे और आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप कुछ बदलो या कुछ करो, तो सबसे पहले व्यक्ति सोचता है कि यार मैं उस क्षेत्र के लिए करूं, अपने घर के लिए करूं, जहां से मैं निकल के आती हूँ। जिन समस्याओं को मैंने एज अ वुमन, एज अ डॉटर देखा हो, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं या जो छोटी बहनें मेरी हैं वो ना देखें, या मैं कैसे इनकी जिंदगी को बेहतर कर सकती हूँ। तो ये मेरा एक बड़ा इमोशनल सेगमेंट भी है उस क्षेत्र के साथ, और हमेशा रहेगा। तो क्योंकि हम पहाड़ की बेटियों की बात कर रहे हैं और हम पहाड़ की बेटी से इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या अनुकृति बचपन से इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन घर पे भी रखती थी अपने, और फैमिली उतनी ही सपोर्टिव थी? क्योंकि मुझे लगता है लड़कियां बहुत ज्यादा, आज से कुछ साल पहले की बात, अब तो है बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त से क्या घर में या हमारे घर में अगर सपोर्टिव भी हो तब भी आसपास ये चीजें होती कि हम उतना ज्यादा लड़कियों को शायद अपने ओपिनियन रखने का मौका नहीं मिलता है, तो ऐसा था? यस, आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट, इसीलिए रिस्क उठाए हमेशा लाइक। सच है। और कभी तो मेरी माँ से पूछोगी तो वो तुम बताएगी, उसे लगता था ये लड़की ये कैसी बातें करती है। जब हम डेरियाखाल में रहते थे, हमारे पड़ोस में कोई रहता था, तो उन्होंने क्या किया, वो बड़ी अच्छी सी लड़की थी, मेरे से बहुत अच्छी, दीदी कहती थी, मैं तो बहुत छोटी थी उस समय, आई वाज इन 5th
6 में पढ़ती थी, तो 12th करी, उस बेचारी की घर आई, शादी वादी तय कर दी और उसकी शादी कर दी। तो मैं उनके घर गई, मतलब ये किस्सा है, वो मेरी मम्मी बताती है। तो मैं घर जाके उन आंटी से बिल्कुल लड़ रही हूँ और मैं कह रही हूँ क्यों आपने इनकी शादी कर दी, क्यों तय कर दी, क्यों क्यों नहीं आप उन्हें पढ़ने देते, आप कुछ बनने नहीं देते। माय थॉट्स वर ऑलवेज लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता था विद्रोह जिसको कहते हैं ना, वो मैं कुछ चीजें अपने आसपास देख देख के भी ऐसी हो गई थी कि नहीं, मतलब लड़कियों को, मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़कों से बेहतर हो, दिस इज नेवर माय ओपिनियन, लेकिन एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। बट अगर मेरा एक ओपिनियन है तो मैं अपने विचार को, अपने ओपिनियन को पुट फॉरवर्ड कर सकती हूँ और उसको अगर हम टेबल पे है तो उस बात को मैं अच्छे से रख सकती हूँ। ये तो खैर हमेशा से था एंड आई ऑलवेज लिव्ड ऑन माय टर्म्स। तो कभी ऐसा देखा कि महिलाएं कई बार खुद भी अपने फैसले लेने से पीछे हटती हैं? हाँ, बहुत बार, ये तो बहुत कई कॉमन बार चीज वो है। जानबूझ के भी, मतलब जरूरत भी नहीं है तब भी वो जो एक आदत में शामिल हो या गया या है या कि या मैं या ही मुझे सहन करना है या मुझे ही अरे पीछे हटना है, ये ऑटोमेटिकली यार, है। ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये ना जो सोसाइटी है, दे मेक्स देम फील गिल्ट, गिल्ट जिसको कहते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मतलब ये गिल्ट महसूस करा देते हैं कि नहीं नहीं यार, तुम ऐसे कैसे, लड़कियां तो ऐसे नहीं और महिला तो ऐसे नहीं, सारी, अरे ये तो बेसिक सी चीज है, ये तो करना ही होता है, सारे जो सैक्रिफाइसेस है वो तो औरत को ही करने हैं। दिस इज द सोसाइटी। ये जो पेट्रियार्की है, उस पेट्रियार्की ने इसको बड़ा कॉमन सा बना दिया है। मतलब अगर कोई महिला कोई सैक्रिफाइस कर रही है या कोई कॉम्प्रोमाइज कर रही है, मतलब सैक्रिफाइस कर रही है कोई चीज, तो बेसिक सी बात है ना, ये तो करना ही पड़ता है। ये I'll tell you a very recent example, बड़े relatable example बताती हूँ। मदरहुड है, जैसे जब कोई महिला माँ बनती है तो ये बड़ा एक्सपेक्टेड होता है कि अरे अब तो माँ बन गई, भाई करियर वरियर तो चलो छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, भैया माँ बन गए तो अब तो छोड़ना ही है। बिल्कुल। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि माँ होने से पहले वो एक लड़की है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। एज अ वुमन हमें हमेशा हमेशा सोचना चाहिए कि अगर मैंने कोई समय गलत देखा या मैंने कोई चीज सही या मेरे साथ कोई चीज गलत हुई, तो मैं, अगर मेरी कंपेनियन है या मेरी फ्रेंड है या फिर मतलब मैं किसी के लिए अगर बेटर कर सकती हूँ तो बेटर करना चाहिए यार। एज अ वुमन आपको चीजें आसान बनानी चाहिए। जो सिनेरियो इस वक्त है, अपने आप को कहाँ पर स्टैंड करते हुए नजर आ रही है? देखो, राजनीतिक रूप से मैं सोचती हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आऊंगी, लेकिन जब आप सामाजिक काम करते रहते हो तो राजनीति भी एक तरीके से सामाजिक काम है। जब मैं सोशल वर्क करने लगी, लोगों के बीच में जाने लगी, महिलाओं के बीच में जाने लगी, अपने क्षेत्र के अंदर मैंने जब काम करना शुरू किया, तो वहाँ से जैसे हमारे लोगों ने या हमारे समर्थकों ने जब हमसे कहा कि नहीं, हमें लगता है कि जैसे मैं आपसे कह रही थी अभी, कुछ चीज़ें सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि अवेयरनेस और ये सब चीज़ें, जब, लेकिन वो हम कब कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये थॉट मुझे बड़ा, दिस इज अ थॉट विच हैज इंस्पायर्ड मी कि नहीं, अगर मुझे कुछ बदलाव लाना है, जिस चीज को लेकर मेरे अंदर मुझे लगता है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ये मुझे बदलना चाहिए, तो उसके लिए मुझे उसका पार्ट होना जरूरी है। एक सवाल जो हाल ही के समय में बड़ा चर्चा में भी रहा, जो अनुकृति अपने डिसीजन खुद लेती, रिस्क लेने से कभी डरती नहीं थी, उसने लिए भी है रिस्क अपने करियर में, इतने बड़े एक सेटल्ड करियर के बाद इतनी जगह मूव ऑन करना, रिस्क लेना और उस जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करना भी। लेकिन जब राजनीति में वो डिसीजन लेने की बात आई तो ये एक तरीके से ये भी कहा गया है कि वो डिसीजन खुद से नहीं लिया गया या किसी के प्रभाव में लिया गया। उससे क्या वो शिफ्ट करना क्या कहेंगे? वो व्यक्तिगत डिसीजन था या फिर एक सोचा समझा डिसीजन था या फिर ये कहें कि दबाव में लिया गया डिसीजन? रेनू, क्या है ना, देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि कोई एक सब्जेक्ट मुझसे बेहतर तुम्हें आता है, तो मैं तुम्हारी राय लेना उसमें ज़रूरी समझूंगी, या मुझे लगा कि ठीक है यार, ये ओपिनियन मुझसे बेहतर, क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल पैजेंट्री है, तो पैजेंट्री मुझे लगता है कि मेरा फोटे था या मुझे मालूम है कि मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों में, हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि जब आपके पास गार्जियन हो तो कुछ चीज़ें यू गेट गाइडेड ऑल्सो। लेकिन जहाँ तक जो आप रिसेंट बात कर रहे हो, to join भारतीय जनता पार्टी was my decision। ये इससे पहले तो मैं ये नहीं कह रही, इससे पहले तो कि मैं राजनीति का हिस्सा ही नहीं थी। 2022 में तो मैं पॉलिटिक्स में, मुझे ABCD कुछ भी नहीं आता था। तो लेकिन 24 का जो ये डिसीजन है, दिस इज माय डिसीजन। मैंने तय किया कि मुझे अब भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना है। और इससे पहले भी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो मेरे एसोसिएशन थे वो भी बीजेपी के साथ ही थे, तो जो हम काम कर रहे थे या जो सोशल वर्किंग कर रहे थे। एंड 24 में मुझे लगा कि मैं अगर कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ तो मैं मतलब इस पार्टी के साथ जुड़कर, मुझे लगता है कि मैं उनके नेतृत्व में बेहतर कर पाऊंगी एंड आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस बेटर आउटपुट। अभी आपको लगता है, आपने कहा कि मैंने अपनी खुद के सोच समझ के वो डिसीजन लिया,
आगे के डिसीजन क्योंकि आपने शुरू में कहा कि तब मुझे ABCD नहीं पता थी, हाँ, दैट्स ट्रू। अब क्या ये सीख रही कहीं हूँ, वो मैच्योरिटी आ गई है या सीख रही हूँ। सीख लिया या अब जो डिसीजन होंगे वो आपके खुद के होंगे? सीख रही हूँ रेनू, आई थिंक क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक आइकॉन हैं। हम उत्तराखंड में एक ऐसे आइकॉन के तौर पे अनुकृति को देखते हैं। तो कहीं न कहीं अनुकृति के डिसीजन उन कई महिलाओं को भी इफ़ेक्ट करते हैं कि क्या जिस लड़की ने हमेशा से अपने डिसीजन लिए और वो सडनली अगर थोड़े चेंज हो डाइसी रहे हो हैं, गए। तो फिर दैट्स ट्रू। सी देखो रेनू, आई थिंक मैं भी सीख रही हूँ, कभी-कभी कुछ गलतियाँ भी होती हैं और अपनी गलतियों से भी सीखते हो। हुँ, तो राजनीति में तो ऐसा है कि देखो राजनीति में क्या, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस और हुँ, आप हर दिन हुँ, नई-नई चीज़ें सीखते हो। हुँ, पॉलिटिक्स मेरे लिए एक बहुत नया सब्जेक्ट था और क्योंकि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था ज़िंदगी में दूर-दूर तक कि आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड मैं कभी राजनीति में आऊँगी। हुँ, वो ऑब्वियसली 2022 के बाद एकदम से शुरू हुआ। हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ और राजनीति समझने में तो देखो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से आती, बट देखो मेरे साथ ऐसा भी नहीं है कि समझ नहीं आती। हुँ। आई एम अ क्विक लर्नर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सालों में मैं अच्छे से समझी हूँ तो और कहते हैं कि कोई भी चाहे वो कोई भी स्टूडेंट है वो हमेशा बोलता है कि मैंने इनसे सीखा है या कौन मेरा गुरु रहा है। तो अनुकृति का कौन गुरु है अभी पॉलिटिक्स में? राजनीति में आप पर्टिकुलरली ये नहीं कह आप हाँ, आप किसी को लाइक कर सकते हो, आप किसी को फॉलो कर सकते हो हुँ, कि हाँ, दिस इज़ अ पर्सनैलिटी कि जिनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ और इस हुँ, पर्सनैलिटी से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। हुँ, तो उस तरीके की चीज़ें ज़रूर हो सकती है, बट एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, क्योंकि देखो हर व्यक्ति अलग है। हुँ, एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। राजनीति में तो हर व्यक्ति की इंडिविडुअलिटी है और हुँ, अगर आप देखोगे तो ये नहीं कह सकते कि 2 लोग एक जैसे हैं। हुँ, इट इज़ नेवर द सेम। हुँ। हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति से सीखने के लिए बहुत नेता कुछ बन है। गई हो, नेता की तरह ही सवाल का जवाब घुमाने लगी हो। पर ख़ैर लेकिन फिर भी जैसे कि आपने शुरू में ये बात बोली कि ब्यूटी पेजेंट आपका फ़ोर्टे था, तो आपको उसमें अनुभव था। हुँ, लेकिन ये फ़ील्ड आपने न यहाँ अगर हम सोशल वर्किंग की बात करें तब भी आप राय लेते हैं। जैसे मैंने या कहा कि अगर आप इस क्षेत्र में जा रहे हो तो आप उस क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हो तो आप 4 लोगों एब्सोल्युटली, से पूछते हो एब्सोल्युटली। और वो गलत भी नहीं है। हुँ, हुँ। तो वही चीज़ क्या राजनीति में भी अभी भी वो बैठक होती है जिससे लगता है कि मैं हाँ, ज़्यादा हाँ। इनसे क्लोज़ हूँ हाँ, या मैं हाँ, इनसे अपनी बात कह एब्सोल्युटली। सकती सी हूँ? देखो राजनीतिक रूप से अगर आप देखोगे तो मेरे घर में तो हमारे यहाँ पिताजी से बड़ा एनसाइक्लोपीडिया हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। हुँ, अगर पॉलिटिकल ली अगर मैं देखूँ तो उनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने वाली हैं। हुँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि उनका जितना अनुभव रहा है, उनके अनुभव से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। मैं उनसे जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि अच्छी हैं, जो मैं ले सकती हूँ, आई ऑलवेज़ टेक इट फ्रॉम देम और हुँ, जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि नहीं, मुझे नहीं ठीक लगती या मेरे हुँ, ओपिनियन से नहीं मैच करती, आई कीप लीविंग इट। हुँ, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय लिया, तो मेरे घर में पिताजी क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, हुँ, तो आई थिंक इट इज़ ईज़ी, मतलब मेरे ससुर जी क्योंकि कांग्रेस में हैं, तो और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, जब टेबल पे डिस्कशंस भी होते, पहले भी होते थे, अभी हुँ। भी होते हैं, तो अलग-अलग ओपिनियंस आते हैं। तो कभी ऐसे इसमें ही क्योंकि मंत्री जी के जो हरक सिंह जी के जो हैं जब बयान जब आते हैं और लेकिन वो एक हलचल मचाते हैं पूरे उसमें। तो क्योंकि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती होगी दोनों तो नॉट एट ऑल। कभी या इसको लेके कोई बातचीत या कभी किसी तरह का टकराव लगा हुआ? नहीं, मैं ये सोच रही हूँ देखो वो काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं और उनको यार सिमिलरली, मतलब मैं ये कह रही हूँ रेनू, अपने घर में जैसे तुम्हारे पेरेंट्स होंगे या मतलब इन-लॉज़ हो, आप अपने पेरेंट्स को कितना उनके ओपिनियन को आप कितना मॉडिफ़ाई कर पाओगे? वो बिल्कुल। एक 60 इयर्स, 65 इयर्स, 70 इयर्स का अपना एक एक्सपीरियंस है, हुँ, अपना एक समझ है और उसको लेकर वो जो भी बोलते हैं, हुँ, वो उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन है। उसको करेक्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हम करेक्ट करेंगे हुँ, और वो करेक्ट हो जाए। हुँ, बिल्कुल। ये सोचना भी करेक्ट नहीं है। तो आई थिंक ही इज़ गॉट हिज़ ओन पॉलिटिकल ओपिनियन। हुँ, उन्होंने मेरे अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को हमेशा इंडिपेंडेंस दी कि हुँ। आप अपने विचार को, अपना पॉलिटिकल राय खुद चूज़ कर सकते हो। तो अनुकृति इतने सारे सिनेरियो में काम किया, तो अब अनुकृति के पास लोग टिप्स माँगने के जो आइडियल मानते हैं अनुकृति को, वो कौन-कौन से ब्यूटी पेजेंट के लिए टिप्स माँगते हैं? सोशल वर्किंग के लिए टिप्स माँगते हैं या अरे! अब तो राजनीति में भी उतर आई तो अरे! कौन-कौन से टिप्स हैं? नहीं ऐसा कौन से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं? मैं बेसिकली जो भी क्वेश्चन्स आए मैं हर किसी को ये बोलती हूँ, सी एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन जर्नी। आपकी हुँ, अपनी जर्नी है, हुँ, उसको उसको आप अपने तरीके से, हाँ, आप किसी से इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन किसी की तरह ज़िंदगी नहीं जी सकते। बिल्कुल। आई ओनली टेल देम कि एक ही चीज़ कॉन्स्टेंटली मैं बोलती हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ। हुँ, बिलीव दैट यू कैन अचीव इट एंड यू विल अचीव इट। अगर वो आपके अंदर इमेजिनेशन करने की क्षमता है, इफ यू हैव दैट पावर ऑफ इमेजिनेशन, हुँ, इफ यू हैव दैट पावर टू बिलीव, हुँ, सब चीज़ें विल फॉल इन प्लेस। हुँ। आने वाले टाइम में अपने को कहाँ क्या क्या प्लानिंग की है?
कहाँ सोचा है कि मुझे क्या करना है या क्या प्लानिंग का हिस्सा है? वो चाहे पॉलिटिकल हो सकता है या सोशल वर्किंग के तौर पर हो सकता है, क्या सोचा है? रेनू, जब मैंने ये तय किया था कि मैं उत्तराखंड के अंदर आके काम, जैसे मैं अभी आपसे बता ही रही थी कि मैं उत्तराखंड के अंदर इस सेगमेंट में काम करना चाहती हूँ, तो अभी बहुत सारा काम है कि जो मुझे अपने स्टेट के अंदर करना है फॉर वीमेन, चाहे वो फीमेल्स के लिए हो, युवाओं के लिए हो, जो सेगमेंट्स मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक फील्ड में हो, देयर इज अ ह्यूज वर्क व्हिच आई वांट टू डू। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको करने के लिए ऑब्वियसली आपको राजनीति का हिस्सा होना जरूरी है। तो अब वो तो खैर अब समय बताएगा, या तो फिर फोकस ज्यादा राजनीति पे है या इट्स द सेम थिंग। अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है, जब आप राजनीति में होंगी तो मैं राजनीति में होकर करूंगी क्या? राजनीति में होकर जो चीजें मैं बदलना चाहती हूँ, जो करेक्ट मैं करना चाहती हूँ, लोगों को जो मैं मदद करना चाहती हूँ, जिस तरीके से मैं चीजों को मॉडिफाई करके देखना चाहती हूँ, अपने क्षेत्र को जिस विकसित क्षेत्र के रूप में देखना चाहती हूँ, वो कैसे हो पाएगा until unless I am a part of it। अगर मैं उस सिस्टम में नहीं हूँ तो मैं सिर्फ बोल पाऊंगी, सोच पाऊंगी, पर कर तो तभी पाऊंगी ना जब मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं भाई आज अगर मैं सोचती हूँ कि अगर लैंसडाउन कोटद्वार में मैं ये चीज बनाना चाहती हूँ या ये मैं उस क्षेत्र के लिए अच्छा करना चाहती हूँ, तो ये तो मैं अभी सोच रही हूँ ना। until unless I am into the system और मैं बैठ के उस पॉलिसी को बैठ के डिस्कस नहीं कर पा रही या उसको बनाऊंगी या लेकर आऊंगी, वो तो मैं तभी पॉसिबल है जब आई एम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो इस पूरी जर्नी में, इस पूरी अब तक की जितनी भी आपकी जर्नी है, इस पूरी जर्नी में आपको क्या लगता है कि एक महिला के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज क्या, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? आपने क्या फेस किया, वो सबसे बड़ी चुनौती जो आपको लगी? यार व्हाट आई फेल्ट रेनू, मुझे लगता है स्टीरियोटाइप्स एक बहुत बड़े चैलेंज है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वही आपकी स्ट्रेंथ भी है। स्टीरियोटाइप्स जैसे कि एक कैसे बताऊं, मतलब सोसाइटी ने, या मैं कभी कभी बहुत बार मुझे इस चीज को देखकर बड़ा कई बार मन से भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सेट माइंडसेट टाइप का जो बना रखा है कि नहीं, फीमेल शुड डू दिस, अ फीमेल विल डू दिस, समझ रही हो? और वो एक तरीके का सेट ऑफ, मतलब माइंडसेट इतना फिक्स है कि ये तो ऐसे ही होता है, अच्छा, ये तो ऐसे पहले हम होना ये कह चाहिए। These सकते हैं stereotypes which I always like to break। पहले हम ये कहते थे कि हम्म। हम एजुकेटेड नहीं है या गांव का माहौल है, रूरल एरिया है, इसलिए यहाँ पर ये चीजें, लेकिन ये चीज खत्म तो आज भी नहीं हुई इट्स है, ये ये कोई हर जगह है। आई थिंक, मुझे लगता है देखो, एजुकेशन से आपके एम्पावरमेंट का कोई लेना देना नहीं है। कई बार मैंने बहुत एजुकेटेड लोग देखे और इतनी कम सोच के देखे, इतनी संकीर्ण मानसिकता के लोग देखे। ट्रू। आई थिंक एजुकेशन कैन नॉट एम्पावर यू इन दैट वे। आपकी सोच, जो सोच है उसको आपको बड़ा करने की जरूरत है। बड़ा से मेरा मतलब है खुलने की जरूरत है। यू हैव टू ओपन योर माइंड और इक्वालिटी से देखने की जरूरत है। तो वो एक जो चैलेंज है वो आपको जैसे जब मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जब मैं 22 में इलेक्शन लड़ने गई, एक थॉट जो मुझे, मतलब कई बार जो फीडबैक के रूप में सुने, अरे ये तो अभी 27 साल की लड़की, अभी लड़की है। सो एक ये भी थॉट है कि लड़की है, ये राजनीति में आ गई, ये तो अभी बच्ची है। सो यहाँ पे भी आप उस चैलेंज को फेस करते हो रहे हैं। अच्छा, ये वाकई में बहुत ये सवाल मेरे जहन में भी था कि क्या उस हार से पर्सनालिटी पे या माइंडसेट पे कोई इफेक्ट पड़ा, या काफी ऐसा लगा कि हार्ट ब्रेकिंग था या उभरना उससे मुश्किल लगा? हालांकि अभी देख के तो नहीं कह सकते, लेकिन उस वक्त हाँ, मतलब ये था कि मुझे, एक तो देखो मुझे लगता था कि नहीं ऐसा, अब यू शुड, देखो मैं वही कह रही हूँ, यू शुड एक्सेप्ट इट। मैंने उसको बड़े ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, अभी मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि मैंने जो किया वो मेरे हिसाब से तो इनफ है, लेकिन अभी मेरे क्षेत्र के लोग चाहते हैं मैं उसको और मेहनत करूं, मुझे शायद इसमें और अपना इनपुट देने की जरूरत है। बट दैट इज नॉट अ स्टॉप, वो तो शुरुआत है, वो फुल स्टॉप नहीं है मेरे लिए। दैट इज अ प्लेस जहां से मैंने 2022 से तो मेरी शुरुआत हुई है, और उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार्ट ब्रेकिंग नहीं था, बुरा तो लगता ही है यार, इट्स अ ह्यूमन नेचर, यू विल फील, मुझे काफी बुरा लगा। बट देन आप उस बुरे लगने से उभर के वापस कैसे आते हो, बाउंसिंग बैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आखिरी मैसेज, जितनी लड़कियां जो अनुकृति को आइडियल मानती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वेल, मैं उन सभी बेटियों से, उन सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आप खुद पे भरोसा करिए, बिलीव इन योरसेल्फ। जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, और जब आप एक बेटी के रूप में, एक महिला के रूप में, वो हर्डल्स ऑब्वियसली आपके काउंटर पार्ट से ज्यादा होंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि यही एक औरत की खूबसूरती, और ईश्वर ने हमें ये वरदान दिया है। मैं तो आई फील वेरी प्रिविलेज कि वी आर अ वुमेन, हमेशा फील वेरी वेरी प्रिविलेज कि आपको ईश्वर ने एक महिला बनाया। एंड वंस यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग दिस, आप जिंदगी की हर जंग जीत जाती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।